सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक पूरा करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनकी आपके पिछले माह इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई थी गूगल मीट के माध्यम से। आपके ब्लॉक के ARP ने आपको तीनों मॉड्यूल के बारे में विशेष रूप से बताया था। फुल डिटेल्स में इनके बारे में बताया गया था। उसके बाद इनकी कई जिलों में ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित हुई। आकलन परीक्षा जो होती है कई ब्लॉक्स में आयोजित हो चुकी है और कई में हो रही है। लगातार हर ब्लॉक में ये परीक्षा आयोजित होनी है, इसलिए लगता है हमें तीनों मॉड्यूल का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। इसी के क्रम में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के रिगार्डिंग। उसमें मैंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स के जो नोट्स थे उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताया था। अगर आपने वो वीडियो 1-2 बार देख ली तो आपको पूरे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में पता चल जाएगा। इसी के क्रम में आज की इस वीडियो में हम आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण नोट्स को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपकी 20-22 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मॉड्यूल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। मुझे ये नोट्स मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ने उपलब्ध कराए हैं, जो रायबरेली की शिक्षिका प्रतिमा सिंह जी ने बनाए हैं। काफ़ी होनहार शिक्षिका हैं और काफ़ी उनका योगदान है बेसिक शिक्षा में। उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए हैं कि कुछ ही पेज में उन्होंने पूरे मॉड्यूल्स को समाहित कर लिया है। इतने शानदार नोट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगभग सारा आधारशिला मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित नोट्स के बारे में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक ग्रुप से जुड़ना है, या तो आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है या आपको टेलीग्राम से जुड़ना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के नोट्स प्रतिमा जी ने बनाए हैं। काफ़ी सुंदर नोट्स उन्होंने बनाए हैं। अगर आपने ये वीडियो केवल मात्र 20 मिनट में आपको पूरे आधारशिला मॉड्यूल का अध्ययन करने में आपको ये मदद करेगी, इसको आप स्किप मत करना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आधारशिला मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। ये प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। इसी तरह से ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं, शिक्षण संग्रह में आपके 6 भाग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहले भाग में क्या है। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक दिए हुए हैं। जो भाग 1 है हमारा, उसमें हिंदी और गणित के कक्षा 1 से 5 तक के कितने आकलन हेतु लक्ष्य हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 55 लक्ष्य दिए हुए हैं और संकेतक उसमें दिए हुए हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में भाषा शिक्षण के लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। भाग 2 में हमें भाषा शिक्षण के लक्ष्य बताए गए हैं और इसके साथ साथ भाषाई कौशलों का विकास करने का एक क्रम होता है LSRW, उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ये LSRW क्या होता है, यानी कि जो भाषा का विकास होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके बारे में डिटेल्स में उसमें बताया गया है। तो आपको प्रत्येक भाग के बारे में पता होना चाहिए कि आधारशिला के दूसरे भाग में क्या है। इस तरह का प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है कि तीसरे भाग में क्या है, फोर्थ भाग में क्या है, या गणित के बारे में कोई पूछ लेता है कि शून्य के बारे में किस भाग में बताया गया है। तो शून्य गणित की से रिलेटेड है। तो अब बात देखते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य और उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। जो तीसरा भाग है उसमें गणित के बारे में दिया हुआ है, उसके लक्ष्य दिए हुए हैं, उनके सीखने सिखाने का जो क्रम होता है ELPS, उसके बारे में दिया हुआ है। बात करते हैं चौथे भाग में। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेश अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण है। जो 4 भाग है उसमें 3, 4, 5 की बात है।
भाग 1-2 में 1-2-3 में 1-2 की बात है, और इसमें 4 में जो है 3-4-5 की बात है। और भाषा, गणित और तीसरा विषय आपका परिवेश या अध्ययन, इनके लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित गतिविधियों का विवरण उसमें दिया हुआ है। बात करते हैं भाग 5 की। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र दिया हुआ है, जो भाग 5 है। भाग 6 में शिक्षक संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, साप्ताहिक कार्य योजना, कक्षा 1 और 2 के लिए व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र के नमूने दिए हुए हैं। तो आपको सभी 6 के 6 भागों के बारे में पता होना चाहिए कि किस भाग में क्या दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको आधारशिला के समस्त मुख्य पॉइंटों के बारे में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब बात आती है आधारशिला की आवश्यकता, जो भाग 1 में दी हुई है कि आधारशिला की आवश्यकता क्यों पड़ी। आधारशिला हस्तपुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। इसलिए आधारशिला की हमें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित विषयों को हमें रोचक तरीके से पढ़ाना है, गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना है, जिससे कि बच्चों की समझ का विकास हो सके और उनकी मजबूत आधारशिला रखी जा सके। तो ये इसलिए हमें आधारशिला की आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है कौशल विकास का क्रम, यानी कौशल विकास का क्रम क्या होता है, भाषा में क्या होता है, गणित में क्या होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर आकलन प्रपत्र में ज़्यादातर पूछा गया है। जितने भी ब्लॉक्स में इसकी परीक्षा आयोजित हुई, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भाषा विकास का क्रम क्या होता है। तो भाषा विकास का क्रम होता है LSRW, ये आपको याद रखेंगे। LSRW यानी लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर स्पीकिंग, फिर बोलना सीखता है, फिर रीडिंग यानी कि वो पढ़ना सीखता है, और सबसे बाद में राइटिंग, वो लिखना सीखता है। आप इसको सुबोपली के नाम से भी याद कर सकते हैं। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। सुबोपली अगर आप याद कर लेंगे तो आपके याद ये हो जाएगा। बात करते हैं गणित के कौशल का विकास किस तरह से होगा गणित में। तो गणित का क्रम होता है ELPS, यानी सबसे पहले एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, दूसरे नंबर पर L से मतलब लैंग्वेज यानी कि वार्तालाप, P से पिक्चर और S से सिंबल। इसमें इस तरह के प्रश्न आपके आ जाते हैं, गणित सीखने का क्रम क्या है, या ELPS में S का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है। इस तरह के प्रश्न मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन पेपर जो ब्लॉक स्तर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न भी आपका अक्सर आता है। नेक्स्ट आते हैं प्रारंभिक कक्षाओं में दक्षताएं। ये भी आपका प्रश्न आया था कि प्रारंभिक कक्षाओं में कौन कौन सी दक्षताएं होती हैं। तो हिंदी में भाषा में 4 दक्षताएं होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये तो आपको पता ही है, भाषा में 4 दक्षताएं होंगी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और गणित में क्या क्या दक्षताएं होंगी, संख्या पूर्व अवधारणाएं। सबसे पहली दक्षता तो यही होगी, संख्या पूर्व अवधारणाएं। दूसरी आपकी संख्या बोध, तीसरी आपकी गणितीय संक्रियाएं, चौथी आपकी मापन, पांचवी ज्यामितीय आकृतियों की समझ, छठी आपकी अपने आसपास की चीजों को गणितीय रूप में देखना। ये होंगे आपके। नेक्स्ट आता है संख्या पूर्ण अवधारणाएं क्या होती हैं। तो जो संख्या पूर्ण अवधारणाएं होती हैं वे आपकी क्या होती हैं, गिनना। अगर आप गिनेंगे ये संख्या पूर्व अवधारणा है। दूर पास की समझ होना, कम ज्यादा की समझ होना, छोटे बड़े की समझ होना, एक से एक की संगति की समझ होना, समूहीकरण की और वर्गीकरण की, ये आपकी संख्या पूर्व अवधारणाएं होती है। नेक्स्ट आता है फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों और शिक्षकों में होने वाले परिवर्तन। जो फाउंडेशन लर्निंग होगा इससे बच्चों में क्या परिवर्तन आएंगे और शिक्षकों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बच्चों में क्या परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले तो भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी बच्चों में, यानी भाषा और गणित की जो बुनियादी समझ होती है वो आपकी विकसित होगी। दूसरी, अन्य विषयों को समझने में यह समझ नींव का काम करेगी। तीसरा,
कार्य और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा। और चौथा आपका मानवीय मूल्यों, सहयोग, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी का विकास होगा। ये परिवर्तन होंगे बच्चों में। अब बात करते हैं शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में, यानी शिक्षकों में क्या परिवर्तन होंगे। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे बच्चे, गणितीय दक्षताओं और उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे और विकसित समझ और कौशलों का शिक्षण में उपयोग शिक्षक कर सकेंगे। यानी शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में ये फायदा होगा कि भाषा की मूलभूत दक्षताएं हैं उनको विकसित करने के उपाय जो होते हैं उनके बारे में शिक्षकों को पता चल जाएगा। गणितीय दक्षताओं, जो गणित की दक्षताएं होती हैं एवं उनको विकसित करने के तरीकों के बारे में शिक्षकों को पता चल जाएगा और विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में वे उपयोग कर पाएंगे। एक आपका आधारशिला में सीखने की प्रक्रिया केंद्रित होती है, यानी इसमें आधारशिला में जो सीखने की प्रक्रिया में है इसमें बालक केंद्रित भूमिका में होता है। ये आप देख लीजिए, इसमें शायद छूट गया है कि बालक केंद्रित भूमिका में होता है। और जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो आपकी ERAC के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये भी प्रश्न आपका आ जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, तो वे होता है आपका ERAC। ई से आपका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, आर से आपका रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, ए से आपका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और सी से आपका कंसोलिडेशन यानी कि निष्क्रिय। ये भी आप निष्कर्ष, ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि लर्निंग आउटकम क्या होता है। यानी लर्निंग आउटकम का सीधा सा मतलब तो यही है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चे में ये आ जाना चाहिए। तो ये आ जाना चाहिए जो वर्ड है यही लर्निंग आउटकम है कि बच्चे को ये चीज़ पढ़ाने पर ये आ जाना चाहिए, उसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। बात करते हैं लर्निंग आउटकम कितने तरह के होते हैं। तो लर्निंग आउटकम आपके 3 तरह के होंगे। सबसे पहले केंद्रीय लर्निंग आउटकम, फिर आपका नेस्टेड लर्निंग आउटकम और फिर आपका उप लर्निंग आउटकम। 3 तरह के लर्निंग आउटकम्स आपके होते हैं, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। यह केंद्रीय लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। और ये जो होते हैं सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देते हैं तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए जाते हैं। बात करते हैं उप लर्निंग आउटकम, ये नेस्टेड के अंतर्गत आते हैं। इसके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम के आधार पर। लर्निंग आउटकम के उदाहरण देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। भाषा में केंद्रीय लर्निंग आउटकम खुले प्रश्नों जैसे क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी इस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, तो इसका मतलब केंद्रीय लर्निंग आउटकम की हम बात करते हैं। अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधिधाओं का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है नेस्टेड आउटकम्स। नेस्टेड आउटकम्स बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। यानी किस चीज़ को समझकर बच्चे अगर अपनी भाषा में उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो नेस्टेड लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। बात करते हैं गणित में। गणित में कौन कौन से आउटकम होते हैं। केंद्रीय आउटकम बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो ये है हमारा केंद्रीय लर्निंग आउटकम। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं और तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, हल्की भारी आदि। ये आपके नेस्टेड लर्निंग आउटकम होंगे। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आपके नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स होंगे। और उप लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा कर लेते हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम और उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं, तो इन्हें आप उप लर्निंग आउटकम के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर की।
यह शिविर आपका 50 दिन का होना था। जिस तरह से ध्यानाकर्षण आपका 50 दिन का होना था, ये भी आपका 50 दिन का होगा, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब कैंसिल हो गया। अब इसमें चेंजेस हो गए हैं और इसमें 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होंगे, 90 मिनट के। ये भी आपको याद रखना है कि भाषा का वादन आपका 90 मिनट का और गणित का वादन आपका 90 मिनट का। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली उसमें मैंने प्रश्नावली में आपको बताया था, एक ब्लॉक की परीक्षा में एक प्रश्न आया भी है कि भाषा के कितने केंद्रिक लर्निंग आउटकम होते हैं। तो उसका आंसर था 9। मैंने बताया था 4 भाषा के होते हैं और 4 आपके गणित नहीं 4 आपके भाषा के लर्निंग आउटकम होते हैं और 4 आपके गणित के लर्निंग आउटकम होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 9 लर्निंग आउटकम होते हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम। सॉरी, मैं लर्निंग आउटकम बोल गया क्योंकि उसमें तो तीनों ही आ जाते हैं, यानी कुल 9 लर्निंग आउटकम होते हैं आपके केंद्रिक जो होते हैं। उनमें 4 भाषा के होते हैं, 5 गणित के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। भाषा के आपके 4 क्या क्या होंगे। पहला होगा सुनना बोलना, दूसरा आपका पढ़ना लिखना, तीसरा आपका भाषा संरचना एवं व्याकरण और चौथा आपका कल्पना एवं सृजनशीलता। ये तो आपके भाषा के 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुए, यानी फोकल लर्निंग आउटकम। और गणित के क्या होंगे। गणित के आपके 5 होंगे। पहला होगा बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ये आपका पहला होगा। दूसरा, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल होते हैं, यानी संख्याओं के बीच जो संबंध होता है उसको समझ लेते हैं वे और गणितीय संक्रियाओं के उपयोग करने लगते हैं। तीसरा आपका बच्चे किसी संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं, यानी कोई संख्या समूह है उसके हिस्सों के रूप में वे देखने लगे तथा विभिन्न गणित संक्रियाओं से समझकर व्यक्त कर पाते हैं। चौथा आपका होगा बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने में करते हैं। और पांचवा आपका बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। तो ये आपके 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुए गणित के, जो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षण पूरी तरह से मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। जो गणित की शिक्षण होती है उसमें आप मूर्त से अमूर्त की ओर को बढ़ते हैं, ये भी आप याद कर लेंगे। अब आता है गतिविधि के प्रकार। इससे रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो गतिविधि आपकी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली आपकी मौखिक, दूसरी आपकी लिखित, तीसरी आपकी सामग्री आधारित और चौथी आपकी ICT आधारित, यानी कि 4 तरह की गतिविधि आपकी होती है। इस तरह का प्रश्न आपका आ जाता है। एक प्रश्न आया था कि QR कोड में कौन सी गतिविधि यूज होगी, तो QR कोड में कौन सी होगी आपकी ICT आधारित होगी। इसके साथ साथ गतिविधि के ये तो हमारे हो गए प्रकार। उसके बाद अगर हमें कक्षा में इनका क्रियान्वयन करना हो तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। कैसे, मान लीजिए आप एकल गतिविधि भी करा सकते हैं, छोटे समूह में भी गतिविधि करा सकते हैं और बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ भी करा सकते हैं। तो गतिविधि अगर कक्षा में क्रियान्वयन की बात की जाए तो आपकी 3 तरह की गतिविधि होगी। अब बात आती है गतिविधि कैसे कराएं, कैसे बनाएं गतिविधि। तो गतिविधि आप वस्तुओं के सहारे भी बना सकते हैं, किसी वस्तु का यूज करके, परिस्थितियों के सहारे भी बना सकते हैं, यानी जैसी आपको परिस्थिति है उसके अनुसार आप गतिविधि बना लीजिए। परिचित गतिविधि बना लीजिए जिनसे बच्चे पहले से परिचित हों। लर्निंग आउटकम से जोड़कर गतिविधि आप बना सकते हैं और पाठ्य पुस्तक के सहारे आप गतिविधि बना सकते हैं। साथियों, प्रतिमा सिंह जी ने काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं। इनके लिए प्रतिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए, और मेरे उस शिक्षक साथी को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इसे उपलब्ध कराया। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आपको सारे आधारशिला मॉड्यूल का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए आपकी IRS पोर्टल से कोई कॉल आती है तो भी आप उसका आंसर दे दोगे, या आपके ब्लॉक में ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित होती है तो भी आप आसानी से इनके आंसर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है प्रश्नोत्तरी के नाम से, अपने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल में। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रश्नोत्तरी में देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड। कुछ परीक्षाओं की हैं जो अलग अलग ब्लॉक्स में आयोजित हो रही हैं, कुछ मॉड्यूल्स पर आधारित है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 20-21 वीडियोज़ हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको सभी मॉड्यूल्स का अच्छी तरह से अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर हमें कार्य करना होगा। क्या? पहला, कक्षा प्रबंधन हमें करना होगा, दूसरा, शिक्षण योजना हमें बनानी होगी, और तीसरा, आकलन और मूल्यांकन आपको करना होगा। तो अगर आप सकारात्मक समर्थन देना चाहते हैं सीखने की प्रक्रियाओं को, तो आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा: कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन एवं मूल्यांकन। अब बात करते हैं भाषा के कितने पहलू होते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने पहलू होते हैं। तो भाषा के आपके 2 पहलू होते हैं। पहला आपका यांत्रिक पहलू होता है और दूसरा आपका चिंतनात्मक पहलू होता है। यांत्रिक पहलू के अंतर्गत लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण, सुलेख, ये सब आपका आता है। और चिंतनात्मक पहलू के अंतर्गत भाव, अर्थ ग्रहण, सोचना, प्रतिक्रिया देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन आदि, ये सब आपका चिंतनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना किस तरह से आपकी हो सकती है। यह भी प्रश्न आता है कि भाषा शिक्षण की 40 मिनट की कार्य योजना में आप सुनना बोलने को कितनी मिनट देंगी। तो जो आपकी 40 मिनट की शिक्षण योजना होती है उसमें आपको सुनना बोलने में 15 मिनट देनी है, पढ़ना लिखने में 20 मिनट देनी है और आकलन और सुधार में आपको 5 मिनट देनी है। इस पर रिलेटेड प्रश्न भी आपका अक्सर आ जाता है कि आपकी 40 मिनट की शिक्षण योजना है या कार्य योजना है, उसमें आप सुनने और बोलने को कितनी मिनट देंगे। तो आपको 15 मिनट देनी है, पढ़ने और लिखने को आपको 20 मिनट देनी है और आकलन और सुधार को आपको 5 मिनट देनी है। अब आती है बात बच्चों से बातचीत के दौरान। आप बच्चों से बातचीत करते हैं तो बच्चों से बातचीत करने के दौरान आप 4 तरह के प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 4 तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहले आते हैं, इन चारों तरह के प्रश्नों का आपको वो करना है सूची सवाल। सबसे पहले आते हैं सूची सवाल। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर 1 या 2 शब्द के ही होते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं उन्हें हम सूची सवाल के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रक्रिया आधारित सवाल। प्रक्रिया आधारित सवाल में इन सवालों में वर्णन करना होता है। बच्चे से आप पूछेंगे तो बच्चे उसका वर्णन करेंगे, डिटेल्स में उसके बारे में बताएंगे। तीसरे होते हैं आपके तर्क आधारित सवाल। इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम पढ़ने क्यों जाते हो, तो बच्चे तर्क देंगे कि हम इसलिए पढ़ने जाते हैं। जो भी क्यों का सवाल आ जाए तो वे तर्क आधारित सवाल आपके होते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है कल्पना आधारित सवाल। तो कल्पना आधारित सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये होते हैं अगर और यदि वाले सवाल। मान लीजिए आप बच्चे से पूछेंगे अगर आपको गांव का प्रधान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब अगर आपको यदि मैं आपको ना पढ़ाऊं तो आप क्या करेंगे। यदि आप प्रधानमंत्री बन जाए तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वे कल्पना आधारित सवाल होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 4 बच्चों से जब आप बातचीत करेंगे तो 4 प्रकार के सवाल आप पूछेंगे। सूची आधारित सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल और कल्पना आधारित सवाल। अब बात आती है लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन कौन से होते हैं। तो लिखने के लिए आपके जरूरी कौशल होते हैं, पहले होते हैं गत्यात्मक या मोटर कौशल और दूसरे होते हैं भाषा संरचना संबंधी कौशल। 2 कौशल होते हैं गत्यात्मक या मोटर कौशल, जिससे आपकी मांसपेशियों का विकास हो। अक्षर लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन और संचालन, ये आपका गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। यानी सबसे पहले आपकी उंगली से पकड़ेंगे आप उसको, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। यानी उंगलियों और हाथ का संयोजन किस तरह से होगा। दूसरे आपके होते हैं भाषा संरचना संबंधी कौशल। ये आपके ध्वनियों को चिन्हों में बदलने, जो ध्वनि आप सुन रहे हैं उनको चिन्हों में बदलने, आ तो उसको चिन्हों में किस तरह से बदल रहे हैं। सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ये आपके भाषा संरचना संबंधी कौशल होते हैं। तीसरे आपके आते हैं संरचनात्मक संज्ञानात्मक कौशल। क्या लिखना है इस बारे में सोचने, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का जो कौशल होता है वो होता है आपका संज्ञानात्मक कौशल। तो ये आपके हुए कौशल। अब बात करते हैं बच्चों में लेखन विकास के स्तर। ये भी प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है कि लेखन विकास के कितने स्तर होते हैं। तो लेखन विकास के आपके 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर जो होता है आपका उभरता लेखन होता है।
दूसरा आपका शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर होता है, तीसरा आपका मध्यवर्ती लेखन स्तर होता है और चौथा आपका प्रभावपूर्ण लेखन स्तर होता है। यानी कि बच्चा जब लिखना सीखता है तो इन स्तरों से होकर गुजरता है। आप इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। उभरता लेखन यानी कि शुरुआत का जो लेखन होता है, तो ये आपके लेखन विकास के स्तर होते हैं। अब बात करते हैं गणितीय दक्षता विकास के घटक। कौन कौन से घटक होते हैं गणितीय दक्षता विकास के? तो इसके 7 घटक होते हैं। पहला, बातचीत के तरीके या स्वरूप। दूसरा, गणित सीखने सिखाने का क्रम। तीसरा, आपका गणित सीखने सिखाने के उपकरण। नंबर 4 पे आता है आपका बच्चों की भूमिका। नंबर 5 पे शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। नंबर 6 में छोटे बड़े समूह में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। और नंबर 7 पे गणित सीखने सिखाने के तरीके। ये आपके गणितीय दक्षता विकास के घटक होते हैं। 7 घटक हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षण की 40 मिनट की योजना इस प्रकार हो सकती है। जैसे भाषा शिक्षण की 40 मिनट की योजना में मैंने बताया था कि सुनना और बोलने पे 15 मिनट, लिखने पढ़ने पे 20 मिनट और आकलन पे 5 मिनट। इसी तरह गणित में भी आपके 40 मिनट की कक्षा में क्या क्या डिसाइड किया जाता है। ठोस वस्तु के साथ आप कार्य करेंगे तो 10 मिनट आपको कार्य करना होगा। उसके बाद ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात करने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगी। चित्रों पर कार्य करने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगी और प्रतीकों पर कार्य और समेटने में आपको 10 मिनट लगेंगी। तो इसलिए 40 मिनट की कक्षा में इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो साथियों, ये आपका लगभग संपूर्ण हो चुका आधारशिला मॉड्यूल्स। इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ बातें हैं जिनको मैंने प्रश्नावली के माध्यम से आपको बताया, समझाने की कोशिश किया है। आप मेरे चैनल पे जाकर प्रश्नावली की आपको मिशन प्रेरणा प्रश्नावली के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, जिनसे आपको आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को पढ़ने में आसानी होगी। इसके साथ साथ ये भी काफ़ी सुंदर नोट्स हैं जो प्रतिमा जी ने बनाए हैं। काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स हैं और बहुत सुंदर उन्होंने नोट्स बनाए। इनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उन शिक्षक साथी को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे नोट्स उपलब्ध कराए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।